नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन का सार देखेंगे, अर्थात जीएस पॉइंटर देखेंगे। ये जो घटना चक्र है, उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न को वन लाइनर रूप में ये दिया होता है। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है पूर्वावलोकन सार। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन का सार कहिए या फिर जीएस पॉइंटर कहिए, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पूरा संविधान को कंप्लीट करेंगे। पूरा संविधान एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे आज हम। और इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है। और फ्रेंड्स, ये एकदम नया लेटेस्ट वाला है, अभी जो 1 डेढ़ सप्ताह पहले मार्केट में आया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक पतली-पतली अलग-अलग सब्जेक्ट की आई थी। ये अभी एकदम जस्ट लेटेस्ट मार्केट में आया है, ये आपको दिया जा रहा है। आप जानते ही हैं नवीन घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट होता है, अपडेट होना ही चाहिए इसको। तो ये इसमें आज हम लोग संविधान कंप्लीट करेंगे। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी थी। बायोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में उसको भी हम आपको दे देंगे और उसके बाद फिर इतिहास की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। चलिए एक एक करके इस पर तथ्यात्मक, अध्यायवार एवं बिंदुवार प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पे जो भारतीय राज्य व्यवस्था से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, सारे बिंदुओं पे यहाँ चर्चा की गई। आप देख रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास क्रम से लेते हुए हम आगे हर बिंदु पे चर्चा करते हुए अंत में पहुंचेंगे पंचायती राज व सामुदायिक विकास तक, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पॉलिटी का। उसके बाद कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो संविधान में है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था, 3 फरवरी 1893 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। कब यह शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इससे पहले तक क्या था कि भारतीयों को जो बजट आता था उस पर बहस करने की भी शक्ति प्राप्त नहीं थी, यानी कि आप केवल सदन में बैठे रहिए, बजट पास हो रहा है, आप मूक दर्शक बने रहिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, जिसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी पर और कड़े नियंत्रण स्थापित किए गए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? नियामक अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था। यह सर्वोच्च न्यायालय वैसा सर्वोच्च न्यायालय नहीं था जिसकी अधिकारिता पूरे भारत पर थी। यह बात आप ध्यान रखिएगा, यह ऐसा सर्वोच्च न्यायालय था जिसकी अधिकारिता केवल कलकत्ता तक थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत चार्टर अधिनियम 1813 में भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। जो चार्टर अधिनियम 1813 लाया गया उसमें इंग्लिश मिशनरियों को अनुमति दी गई कि अब आके भारत में प्रचार करो। तो कंपनी व्यापार कर रही थी और मिशनरियां जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद के द्वारा। तो ये जो थे, इससे क्या हुआ, शिक्षा की नींव पड़ी, अंग्रेजी शिक्षा की भारत में। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी, क्या थी?
प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र और प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण करना, कि मतलब वे शासन से संबंधित कुछ कानूनों का निर्माण कर सकें। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। किस अधिनियम के द्वारा? भारत का राजस्व जो था वह 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था इसका जहर बोया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई थी द्विसदनीय? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन हैं। कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। न्याय, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व एवं पुलिस में से आरक्षित थे। क्या क्या? न्याय, प्रशासन, भू राजस्व एवं पुलिस। निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही कथन कौन से हैं? तो इनमें से 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं, कौन से हैं? 1926 और 1945 के निर्वाचन। 1926 और 1945 के निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1861 में लाया गया था। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 ने। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ। भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां या इन्हें अवशिष्ट शक्तियां भी कहा जाता है कभी कभी, किस दी गई थी? किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति को दी गई।
संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण स्थायी अवयव कौन से? विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ, कब अलग हुआ, किस अधिनियम के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, कुल 8 प्रांतों में बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में सही कथन है। कौन सही कथन है? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो यह जनसंख्या अनुपात कितना रखा गया था जिस पर एक प्रतिनिधि निर्धारित था? 10 लाख व्यक्ति, यानी कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कौन था? पैंथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था और A.V. अलेक्जेंडर था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 के द्वारा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन था? जवाहरलाल नेहरू, C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. राधाकृष्ण और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, वो कौन था? डॉक्टर S. राधाकृष्ण जी नहीं थे। कथन और कारण याद दिएगा। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्या है? वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है पर कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था 1934 में स्वराज पार्टी और M.N. राय द्वारा। संविधान सभा के बारे में सही कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। वह बहुदलीय निकाय थी। भारतीय संविधान के संबंध में, संविधान सभा के संबंध में सही कथन है। कौन सा सही कथन है? देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। ये तीनों कथन इसके संदर्भ में सही थे। भारत के संविधान, देखिए परीक्षा में क्या होगा ना, कभी कभी हो सकता है केवल यह आपको एक जो है यहाँ पे डाल दे सेंटेंस उठा के, या यह सेंटेंस या फिर तीनों सेंटेंस उठा के पूछ सकता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था कैसे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी
किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए, किसको? फ्रैंक एंथोनी था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है। यह कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन सही कथन है, तो यहां जो दिया गया है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, मतलब भारत के लोगों ने आदेश दिया है ऐसा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने की, यानी कि इकट्ठा होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था, यानी कि कितना समय लगा था संविधान सभा को संविधान निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहां देखते हैं, एक तरफ पद के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उस पर आसीन व्यक्तियों के। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ 17 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे कौन? बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? बी.एन. राव जी के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत, अपनाया एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेके आखिरी गतिविधि तक। तो पहले देखते हैं, संविधान की प्रथम बैठक हुई, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया और अंत में भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि आई।
बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बंबई प्रेसिडेंस पूना से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु 1891 और 1956। यहां सही कथन चुनना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कथन यहां कारण दिया है, देखते हैं कथन कारण में कौन सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आजाद जी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसका सुझाव था? महात्मा गांधी जी का। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? आइवर जेनिंग्स का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? ग्रैनविल आस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी उस समय? मात्र 15 महिला सदस्य थी उस समय संविधान सभा में। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां देख लेते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अब यहां देखते हैं, एक सुमेलित करना है। एक तरफ संविधान समितियां दी गई हैं जो बनी थी, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं, यानी कि उस समिति के कौन अध्यक्ष रहे हैं। यह प्रश्न बड़ा फेमस है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं मिलान करने को समितियां और अध्यक्ष के। मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जी थे। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघ शक्ति किसके? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। कितने अन्य थे? 6, यानी कि 6 + 1 अध्यक्ष, 7 सदस्य टोटल थे। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। तो एक से ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है आपकी परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछ लेगा कि किसके स्थान पर कौन आया था। यह पूछा गया प्रश्न है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान स्रोत की बात करते हैं, यानी कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वे कहां कहां से लिए गए हैं। संविधान सभा में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनयिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना की गई। कब की गई है? कहां से की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू का जो है कॉन्सेप्ट लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह कौन सा देश है? कनाडा है। वहां का संघवाद हमारे यहाँ अपनाया गया है।
भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। यानी कि यहाँ क्या व्यवस्था है कि अगर किसी प्रकार का ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, संविधान के खिलाफ हो या मूल ढांचे के खिलाफ हो, वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि वह उचित है या अनुचित। भारतीय न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है। किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया की। यानी कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। किस पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा के अधिनियम से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। कहां से प्रभावित हुए थे ये? आयरिश गणतंत्र से। जैसे कि जो मनोनीत सदस्य या फिर जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो लोकप्रिय नहीं होते, लेकिन उनकी प्रतिभा और अनुभव और सेवा को देखते हुए वहां पे स्थान उन्हें दिया जाता है। संवैधानिक प्रावधान यहाँ सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं। यानी कि ये संवैधानिक प्रावधान कहां से लिए गए हैं, किस देश से? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन की प्रक्रिया होती है वह जर्मनी के वीमर संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से, जो आयरिश संविधान था। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कनाडा से विधेयक को जो सुरक्षित रखा जाता है वह कहां से लिया गया है? कनाडा से। होता क्या है कि जैसे राज्यपाल कभी कभी क्या करता है, राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं कि यह राष्ट्रपति महोदय देखेंगे, उसके बाद हम इस पे अनुमति देंगे। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात कहां से ली गई है? यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। कनाडा में से लिया गया है। अब देखते हैं यहां पर कुछ प्रावधान है और उनके स्रोत दिए गए हैं। चलिए वे देख। तो चलिए यहां देखते हैं कुछ प्रावधान दिए गए हैं और एक तरफ स्रोत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य कहां से उद्धृत किए गए हैं? रूस, जो कि पहले पूर्व सोवियत संघ कहला जाता था, पहले सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यहाँ कथन कारण का प्रश्न फिर आ रहा है। एक कथन दिया है, दूसरा कारण, तो बताना है कथन सही है, कारण सही है। कथन जो है कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारे। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है, बात सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यहाँ क्या है? ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है, जो कारण है, रीजन है, वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। कहां से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान है कहां से? अमेरिका का।